थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया करो घर पे, करते नहीं हो बिल्कुल भी, ये बात तो साफ समझ आता है। करते हो नहीं करते हो? कभी करते हो एक आध, हर दिन में कितने न्यूमेरिकल करते हो फिजिक्स के? हाँ। एक दो की दम पे चीजें हो जाएंगी? खुद से सोचो जरा। मैथ से कितने करते हो? 20 न्यूमेरिकल मैथ के कर लेते हो, फिजिक्स के एक भी नहीं करना। केमिस्ट्री कितने करते हो? सबसे कम फिजिक्स से ही करते हो? और ऐसा क्यों? हाँ बट करना तो पड़ेगा, एक रेगुलर बेसिस पे अगर रोज करते रहोगे तो चलेगा ना। क्योंकि ऐसे चैप्टर खत्म होते चले जा रहे हैं, फिर पता चला कि सब हॉट स्पॉट्स हो गए, आपका कुछ ध्यान में ही नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन बनेगी भी आगे चल के कि अब कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने अगर करोगे नहीं क्वेश्चन जो है तो दिक्कत हो जाती है बाद में। समझाते समझाते थक जा रहे हैं, भी कह रहे हैं हमने किया ही नहीं है। करना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा? अरे ये क्या किया मैं? क्वेश्चंस को सॉल्व करो घर पर, ठीक है ना? ये लाइट क्यों नहीं जल रही है ये वाली? बैटरी चार्ज नहीं हो रही है क्या? ये वाला फुल चार्ज हो जाएगा तो भी तो ग्रीन जलता है ना। छोड़ो। छोड़ो रहने दो, कोई इश्यूज ना है। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, वैसे बात नहीं बनेगी। मैथमेटिक्स के जब 20 कर रहे हो तो कम से कम फिजिक्स के भी 10 तो करो। ये क्या बात हुई, एक सब्जेक्ट से पास थोड़ा ही होते हैं। हम्म। तुम लोग जो है फिजिक्स को, नीट वाले भी नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। और ये आज आए क्यों नहीं ये लोग? हाँ। अरे हाँ, वही तो कह रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन हम देखेंगे आज। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, टेम्परेचर स्केल को ही देख लेंगे। थर्मल एक्सपेंशन अब वो लोग आ जाएंगे तभी बताएंगे कि समस्या है। लोग वाग नहीं आ रहे हैं तो ये समस्या हो जाती है। देखते हैं हम कितना करना चाहेंगे। वैसे तो खत्म हो जाएगा थर्मल एक्सपेंशन भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अ, तुम्हें तो बस मुझे लगता है यही प्रैक्टिस करते हो जो मैं करवा देता हूँ यहाँ, इसके अलावा तुम्हें करना नहीं है। हाँ। हाँ तो यहाँ जो मैं टाइम दे रहा हूँ उसी टाइम में कर रहे हो ना। घर पर अलग से टाइम निकाल के नहीं कर रहे ना। ये कल किया था क्या? ठीक है करो फिर। At what temperature does the temperature in the Celsius and Fahrenheit will be equalized? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज उनकी सेम होगी, यानी C इक्वल्स टू एफ। और डिग्री सेल्सियस में निकालना है, इसका मतलब फॉरेनहाइट की वैल्यूज को डाल देना है C। एफ इक्वल्स टू सी डाल दो, सॉल्व कर लो। तो तुम लोगों का स्कोरिंग पैटर्न एकदम अलग है। तुम लोग थोड़ा अच्छा करोगे तो हमारा भी नाम अच्छा होगा। तुम लोग तो डुबाने पे तुले हो कि हम डुबा के ही मानेंगे। हम्म। -40 ठीक है, आंसर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने यहाँ के आसपास जो एलन का पेपर होता है वो देखा है? मेधावी का नहीं देखा? ये क्या हो रहा है?
पेपर्स को थोड़ा देख के देखो कैसा, तुम बोल रहे थे उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो ये मैम ये जेई वाली क्लास में आना, ये डेस्कटॉप सही से काम नहीं कर रहा। हाँ ब्लर हो रही है स्क्रीन। हम्म। हाँ हाँ, वो कैमरा डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा फिर? अच्छा ठीक है। चलो अभी तो काम कर रहा है, जब नहीं करेगा तब बेसिकली। हाँ नहीं, मैं फिलहाल इन सब बातों से कोई खास लेना देना नहीं है, नहीं भी देखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, 120, अब यहाँ तुम्हारा 120 नहीं आ रहा है, मिला जुला के आ रहा है 60-70। पेपर ऐसे वो कितना इजी। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा। इसका बोलो कितना आएगा? डिफरेंस इन अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस ऑफ व्हाट फॉरेनहाइट। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। 40 डिग्री अगर डिफरेंस है, 40 डिग्री का डिफरेंस फॉरेनहाइट में किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्वल होगा? सोचो। 40 डिग्री का डिफरेंस फॉरेनहाइट में किसके इक्विवेलेंट होगा? और यही क्वेश्चन हम अन्य में स्किल में भी पूछ सकते हैं, चाहे वो केल्विन हो चाहे वो र्यूमर हो। घर पे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम प्रयास करो कि मार्क्स जो है हमेशा 60-70 60-70 आते रहें। तुम अगर अच्छे से करोगे ना, अच्छे से पढ़ोगे तो मार्क्स और आएंगे। नहीं तो और अच्छे से करोगे तो मार्क्स और बढ़िया आएगा। क्योंकि उस वाली क्लास में भी दो लोगों के मार्क्स आए अच्छे, बकाया सबके फिर नीचे चले गए। करो इसे। इससे बात हुआ? प्लीज करके रखो, इसका आंसर बोलो। और डिफरेंस इन 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस जो है फॉरेनहाइट में कितना होना चाहिए डिफरेंस, कि हम मान सकते हैं कि ये 40 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट है? देखो मैं इसको समझा देता हूँ। ये मान लो डिग्री सेल्सियस स्केल है, राइट, और ये फॉरेनहाइट स्केल है। ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, यहाँ 100 से 0 होता है और यहाँ पर 212 से 32 के बीच में होता है, राइट। अगर यहाँ पर ये 40 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब मान लेते हैं 0 से 40 है, ठीक है ना,
तो ये 40 पूरे का कितने पार्ट है, पूरे का कितने पार्ट है, हम बोल सकते हैं 4/10 पार्ट है, राइट। हाँ, तो यहां पर किसके इक्विवेलेंट होगा, 4/10 पार्ट के होगा, तो इसका 4/10 पार्ट निकाल लो। इसका 4/10 पार्ट कितना होगा बोलो, इस स्केल का 4/10 पार्ट कितना होगा। हाँ, कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये 180 है, तो 180 का 4/10 पार्ट कितना आ जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर 72 के अराउंड आएगा ना, कितना आ रहा है, 72 आंसर हो गया, दैट्स ऑल। इस ओके, इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस हमेशा फिजिक्स में तुम देखोगे ज़्यादातर इजी ही रहते हैं, टफ नहीं रहते हैं। बट ये है कि जो इन नॉलेज तुम्हारे पास है उससे ही सॉल्व हो जाएंगे वो, ये भी पक्का रहता है। दो चीज़ें बहुत कंफर्म है, जितना तुम जानते हो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट सही से सोच पाना है कैसे सॉल्व होना है, पूरा पूरा खेल इसी का है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। ये करो, अब तो ये एकदम आसान है, डिफरेंस इन टेम्परेचर 25 है, तो इसका कितना होगा, डॉन बॉस्को में तो रहेगा ना वो, डॉन बॉस्को में तो रहेगा, मतलब मिलते रहेंगे उससे, वेडनेसडे वेडनेसडे आएगा। अच्छा, तो ये स्कूल डमी कर देते हैं क्या, खासकर तुम सबके लिए फैसिलिटी होगी ये, हाँ, क्योंकि तुम वैसे भी क्लासेस नहीं ले रहे हो। 45 ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो गया इसका। हाँ, इसका आंसर बोलो, ऑन एब्सोल्यूट, ऑन अ सेल्सियस स्केल एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब समझते हो, एब्सोल्यूट जीरो हम बोलते हैं 0 केल्विन को, तो 0 केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कितना लिखेंगे, हाँ, -273.15, ये तुम्हारा आंसर हो गया, सिंपल इतना ही है, इससे ज्यादा करना भी नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, इसका आंसर बोलो। सेंटीग्रेड या सेल्सियस एक ही टर्म है, चाहे हम सेल्सियस बोले चाहे सेंटीग्रेड बोले, सेम मीनिंग। A is true and reason is false. Okay. इसका आंसर बोलो, राइट डाउन द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें से कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सबसे कम, मिडिल का, बोलो। ना ना ना, कहीं समझने में दिक्कत होती नहीं है अभी, मार्क्स लेके आओ तुम लोग बस। कौन सा, हाँ ये सही है, क्योंकि केल्विन 50 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस से कम वैल्यूज, और 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 50 डिग्री सेल्सियस, और 50 फारेनहाइट को अगर तुम सेल्सियस में निकालोगे तो वैल्यूज बहुत कम आएगी,
मतलब वो आएगी ऐसे 10-15 सेल्सियस के अराउंड, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब थर्मल एक्सपेंशन हेडिंग डाल लो, क्या ही है, क्योंकि टाइम कैसे जाएगा, नहीं करेंगे तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे। हेडिंग लिखो थर्मल एक्सपेंशन। देखो, संबंधित, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भेजा था तुम्हें, ध्यान में हो। वीडियो सिंपली क्या कहता है, अगर तुमने कल का वीडियो देखा था तुमने, एक डेमोन्स्ट्रेशन भेजा था मैं, देखा क्यों नहीं था तुमने, क्यों नहीं देखा था, तुम करते क्या रहते हो? देखो मैं दिखाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं फिर हम। मैं यहाँ दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। फिजिक्स में डेमोन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये है तुम्हारा सिलेबस। हाँ, सिस्टम ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास एंड, बस इतना ही है। होता क्या है कि ज्यादातर मटेरियल्स जो हैं, कुछ मटेरियल्स को अगर हम छोड़ दें जैसे प्लास्टिक है, ज्यादातर मटेरियल्स जो है उनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, ठीक है ना। सी को यही टॉपिक है तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स का फैलना, एक्सपेंड करना, दैट्स ऑल व्हाट योर थर्मल एक्सपेंशन। फाइन। सो थर्मल एक्सपेंशन में अगर जैसे कोई वायर है और वायर को अगर हम ऐसे उसका टेम्परेचर बढ़ा देते तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अगर कोई सीट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और अगर कोई स्फेयर है या कोई वॉल्यूमिक टाइप का ऑब्जेक्ट है और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या है कि ऑब्जेक्ट्स का एक्सपेंशन होगा। फाइन। और सिंपल एक्सपेंशन ड्यू टू द हीट इज सिंपली व्हाट, थर्मल एक्सपेंशन। लिखो इसे, थर्मल एक्सपेंशन हेडिंग डालो। एक्सपेंशन ऑफ द बॉडीज ड्यू टू एक्सपेंशन of the bodies due to increase due to increment of temperature 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 is called thermal expansion, called thermal expansion। ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन के जो टाइप्स हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन होता है, एरियल एक्सपेंशन होता है, एज वेल एज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। इनको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं। इट ओके। सो सबसे पहले तुम हेडिंग डाल लो यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन और ये लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। एक्सपेंड होने की वजह क्या है, क्या लगता है क्यों एक्सपेंड होता है टेम्परेचर बढ़ने से? वही मटेरियल के एक्सपेंड होने की वजह क्या है, ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर। बोलो।
अट्रैक्शन कम हो जाता है। हाँ चलो, ये एक वजह है और यही वजह है बेसिकली। होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो बॉन्ड थे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो टूटने लगेंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड टूटने से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे और उससे क्या है कि वो एक्सपेंड करते हैं ओवरऑल। ये एक्सपेंशन का थ्योरी। हो गया। अब देखो, मान लो ये कोई वायर है किसी मेटल का, किसी मटेरियल का, जिसका इनिशियल लेंथ है एल, फाइन, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, टी था। उसे ओके। अब हमने इस टी के टेम्परेचर को बढ़ा के कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, डेल टी बढ़ा दिया। कितना टेम्परेचर बढ़ाया, डेल टी। इसे ओके। अब मैं सवाल पूछता हूं कि जो एक्सपेंशन इन द लेंथ होगा, जो लेंथ इंक्रीज होगी, क्या जितना ज्यादा हम टेम्परेचर रेज करेंगे उतना बढ़ेगी? अगर हम देखें इस वायर के केस में, वायर का जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसमें एक्सपेंशन होगा, क्योंकि उतने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है ना? तो लेंथ, अगर सिर्फ यहां पर हम ये वायर ले रहे हैं, वायर का मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि इसका जो दो डायमेंशन है, मतलब ये लेंथ वाला डायमेंशन बहुत ज्यादा है और बकाया जो दो डायमेंशन है वो बहुत कम है, तो हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन की। फाइन। तो ऐसे केस में जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर कंटिन्यूसली, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है ना? जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा, मुझे बताओ क्या कहते हो तुम लेंथ के बारे में? अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा, अगर लेंथ कम होगी तो इंक्रीमेंट कम होगा। ऐसा होगा नहीं होगा? क्या लगता है तुम्हें? ये जो 1 मीटर की 1 मीटर का वायर ले लें और एक ले लेते हैं 2 मीटर का वायर, अब इसमें किस में लेंथ में इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा, डेल एल, अगर हम सेम टेम्परेचर रेज करते हैं? सेम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं तो किस में लेंथ में इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा, इसमें या इसमें? सेम ही आएगा? नहीं, अरे भाई, ये लेंथ इसके इक्वल, इस इतने वाले पार्ट में तो इसके इक्वल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बकाया ये भी तो पार्ट है तो इसमें और बढ़ेगी लेंथ। तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसमें इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाएगा, जिसमें लेंथ कम होगा उसमें कम होगा इंक्रीमेंट। तो ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा इंक्रीमेंट। क्योंकि अगर हम इसी वायर को देख लें तो ये वाला वायर और ये वाला वायर तो सेम है, सेम साइज है, तो जितना इसमें इंक्रीज होगा उतना इसमें इंक्रीज होगा, बकाया ये पार्ट भी तो है, तो टेम्परेचर बढ़ने से इसमें भी इंक्रीमेंट होगा, तो ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीज इन लेंथ किस बात पर निर्भर करेगा, उसका ओरिजिनल लेंथ कैसा है। ओरिजिनल लेंथ अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, कम होगा तो कम इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना? इन दोनों को अगर हम समराइज फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल टी। और इसी को थोड़ा, अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा एल डेल टी। ठीक है ना? इस अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है ना? और ये राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। एल क्या है यहां पर, ओरिजिनल लेंथ। और ये क्या है, इंक्रीमेंट इन लेंथ। ये क्या है तुम्हारा, इंक्रीमेंट इन लेंथ। लिखो इसे।
हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करो इसे, ये तुमको अपने पेपर पे करना है, जल्दी करो इसे। क्या कर रहे हो तुम? इसको करो जल्दी कुछ। सॉल्व करो इसे, जल्दी दो। तुम चिंगम खा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना देर क्यों कर रहे हो? अब तुम उसे बंद कर दो, जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, कितना आया आंसर? डेल एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल टी। अल्फा का वैल्यूज कितना है? ये है अल्फा, ये है एल, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30। अल्फा का वैल्यूज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, एल की वैल्यूज 2, चेंज इन टेम्परेचर 30। इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर हो जाएगा। इसको करो। बोलो। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर क्या दे रखा है? चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है डेल टी इक्वल्स टू 100, और यह ये दे रखा है इसका लेंथ, और ये इसका दे रखा है अल्फा। ठीक है ना? सबसे पहले क्या निकालना है? डेल एल निकाल लेना है। डेल एल निकालने के बाद फिर न्यू लेंथ, न्यू लेंथ, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? सिंपली एल प्लस डेल एल। एल प्लस डेल एल निकाल देना, वही वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है ना? हेडिंग डालो नेक्स्ट, एरियल एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन।
हेडिंग डाल लो एरियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन, और इसको लिख लो हम्म। अब ये क्या है, एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन का मतलब हम जनरली ऐसे ऑब्जेक्ट से बोलेंगे जो जिनका लेंथ विड्थ तो है बट हाइट, तीसरी जो डायमेंशन है वो बहुत कम है। जैसे एक सीट है, सेप, जैसे ये जो हमारा कागज का पेपर है, ये पेपर का लेंथ तो काफी है, विड्थ भी काफी है, बट उसकी जो थिकनेस होती है वो कैसी है, बहुत कम है। तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए हम बोलेंगे एरियल एक्सपेंशन, क्योंकि अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका दो डायमेंशन, एक लेंथ और विड्थ दोनों ही इंक्रीज करेंगे, तो हम बोलेंगे कि एरियल एक्सपेंशन। फाइन। तो समझ लो कि ये मान लो तुम्हारी एक सीट है, सीट, इसका इनिशियल एरिया था ए नॉट बोले देता हूं मैं। फाइन। टेम्परेचर हमने रेज किया डेल टी। तो इस वाले केस में भी क्या होगा कि जो चेंज इन एरिया होगा वो फिर से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जितना ज्यादा हम टेम्परेचर रेज करेंगे उतना ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये जो ए है ये अगेन डिपेंड करेगा इनिशियल एरिया पर। अगर इनिशियल एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, कम है तो कम इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना। और अगर हम बात करें, अब इन दोनों को समराइज फॉर्म में लिखते हैं, तो डेल ए को हम लिख सकते हैं ए नॉट डेल टी, और इसी में अगर हम एक कॉफिशेंट लेके आते हैं तो कॉफिशेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए नॉट डेल टी। इसको याद रखना है। बीटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट को ये नाम दिया गया है। ये क्या है, एरिया, ओरिजिनल एरिया, चेंज इन टेम्परेचर। और इवन दो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तब ऐसा होता है, अगर हम टेम्परेचर कम भी कर रहे हैं तो भी उतना ही एरिया कम हो जाएगा। फाइन। सो ये दोनों चीज केसेस में लागू है, चाहे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो चाहे टेम्परेचर कमा रहे हो। अगर टेम्परेचर कम 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 कर रहे होंगे तो भी यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स फिर से हम देखेंगे। देखो, इसको सॉल्व करो। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना है। साथ ही साथ इस वाले केस में ध्यान रखना कि जो बीटा होता है, जनरली जो बीटा होता है वो होता है 2 ऑफ अल्फा। ये कंडीशन याद रखना। ठीक है ना।
बीटा की वैल्यूज जो है वो किसकी होती है, डबल ऑफ अल्फा, 2 ऑफ अल्फा जनरली। आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल्स, खासकर होमोजीनियस, इसको सॉल्व करो। यहां पर अगर हम इंक्रीज इन एरिया निकाल रहे हैं, इंक्रीज इन एरिया मतलब इनिशियल एरिया बीटा एंड डेल टी। इंक्रीज इन एरिया, पहले इनिशियल एरिया कितना था, यहाँ पे साइड दे रखी है, फाइन। ये क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है। तो अगर एरिया निकाल रहे हैं ए नॉट, तो वो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ये इनिशियली एरिया था, ठीक है ना। वैल्यूज डाल दो, और ये तुम्हारा दे रखा है अल्फा, तो बीटा निकालने के लिए 2 इंटू अल्फा कर देना है, ये अल्फा हो गया। और ये दे रखा है तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। वैल्यूज डाल दो, ए कितना हो जाएगा 0.25, बीटा कितना हो जाएगा डबल ऑफ दिस यानी 4 इंटू 10⁻⁻5, एंड चेंज इन टेम्परेचर 40। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। ये सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स है, इसको होमवर्क में ट्राई कर लेना। हेडिंग डालो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। आ गया, लिख लिया। और इस वाले में क्या है कि बॉडीज कंप्लीट होती है, कुल मिला के उसकी तीनों डायमेंशंस होती हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो कोई भी बॉडी मान सकते हैं, ये मान लो बॉडी है एक, इसमें हम कलर भर देते हैं ताकि ये दिखाई दे कि ये बेसिकली एक बॉडी है, फाइन। इसका वॉल्यूम कितना है, वी है, वी नॉट इनिशियली। कितना वॉल्यूम है, वी नॉट है इनिशियली वॉल्यूम। इसका हमने टेम्परेचर रेज कर दिया, कितना डेल टी रेज कर दिया। हमने अभी जो एग्जांपल देखा था, डेमो देखा था, वो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का ही देखा था, ठीक है ना।
तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम होगा वो सबसे पहले डिपेंड करेगा टेम्परेचर चेंज पर। ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे ज्यादा इंक्रीज होगा, कम चेंज करेंगे कम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इसीलिए तुमने कई बार देखा होगा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ चीज खोलनी होती है हमें, ठीक है ना, या कई बार जैसे गैसेट या रबड़ या टोटी में जो पाइप का नली होता है उसको हमें फंसाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं उसे। हीट करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाने से वो अंदर चला जाता है, फिर अपने आप हीट, टेम्परेचर गिरा वो कस के हो जाती है। बहुत जगह हम इस्तेमाल करते हैं इसका, है कि नहीं। तो इस वाले में हमने क्या किया, ये हुआ, और साथ ही साथ जो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम होगा वो डिपेंड करेगा उसके इनिशियल वॉल्यूम पर। इन दोनों को अगर हम साथ में लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो टर्म है, यहाँ आता है एक टर्म गामा, और हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट टी, डेल टी। इस वी नॉट को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ये ओरिजिनल वॉल्यूम। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और याद रखना, जो अल्फा होता है, एक रिलेशन याद रखना, जो गामा होता है वो प्राइस ऑफ अल्फा होता है, ठीक है ना। इसका ये इतना होता है। ये सारी कंडीशन होती हैं आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल के लिए। आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल का मतलब होता है, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर डायमेंशन में मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, ठीक है ना, मटेरियल बदल नहीं रहा है बेसिकली। अगर हम स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील चाहे इस डायमेंशन में जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, किसी भी डायमेंशन में जाओगे प्रॉपर्टी सेम रहेंगी क्योंकि मटेरियल सेम है। और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, होमोजीनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर तुम जाते हो तो वहां पर प्रॉपर्टीज ना बदलें, तो वहां पर भी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मटेरियल्स के लिए अल्फा इक्वल्स टू 2 अल्फा, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा हो जाएगा। बट ये सब कंडीशन जैसे कब रहती है, मतलब, लेकिन अगर जो मिक्सिंग वाले मटेरियल्स होंगे उनमें ये फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि मिक्सिंग वाले मटेरियल्स में मटेरियल बदल जाएगा, इधर इस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी दूसरे डायरेक्शन की प्रॉपर्टी से बदल जाएगी। हम्म ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। 120
हो गया? कितना आया? यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यूब ऑफ वाटर दिस वन, ये वॉल्यूम हो गया वी नॉट, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी ये गामा ही दे रखा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल टी ये दे रखा है, राइट? तो डेल वी कितना हो जाएगा? गामा गामा वी नॉट डेल टी, वैल्यूज डाल दो। गामा का वैल्यूज कितना है? 2 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है? 0.01 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30। इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। A thin copper wire of length L increases in length by 1% when heated from temperature T1 to T2, ठीक है ना? What will be the change in the area when a thin copper plate having the dimension 2L cross L is heated by T1 to T2? सोचो, सॉल्व करो। कितना है? देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना? यहां पर मान लेते हैं इंक्रीमेंट इन लेंथ जो हुआ है वो हुआ है डेल एल, ठीक है ना? तो इसका मतलब है डेल एल बाई एल का वैल्यूज कितना दे रखा है? 1% का मतलब 0.01, राइट? हाँ, नहीं, डेल एल बाई एल का वैल्यूज ये दे रखा है। अब हमें एक चीज पता है कि डेल एल इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फा अल्फा एल एंड चेंज इन टेम्परेचर। नाउ अल्फा एल चेंज इन टेम्परेचर कितना है? T1 से T2 हुआ है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? T2 माइनस T1, so ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना? अब यहां से हम अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा कितना आएगा हमारा? डेल एल बाई एल, और यहां पर हो जाएगा T2 माइनस T1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इसकी वैल्यूज कितनी दे रखी है? 0.01, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 0.01 डिवीजन बाई T2 माइनस T1। इसमें कहीं कोई दिक्कत है?
अल्फा की वैल्यूज, हाँ ओके। अब हमें निकालना है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन द एरिया, यानी डेल ए बाई ए निकालना है। वो कितना होगा, बीटा, बीटा इंटू डेल टी होगा। ये होगा नहीं होगा, देखो ये क्योंकि ए इधर आ जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। अब हम यहां पर बीटा की वैल्यूज डाल दें। बीटा की वैल्यूज क्या होती है, इसकी डबल। तो ये हो जाएगा 2 × 0.01 डिवीजन बाई T2 माइनस T1। और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T2 माइनस T1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.02, और इसका मतलब परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2%। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको करो, ए, इसको ऐसे ही रिजल्ट को याद रखना है हमेशा, मैं जो बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, सोच लो। क्यों? हम्म, हम्म, कहो, पक्का? कैसे? कंटेनर एंड लिक्विड दोनों ही एक्सपेंड होंगे। टेम्परेचर बढ़ने से कंटेनर भी एक्सपेंड होगा और लिक्विड भी एक्सपेंड होगा। अब ये देखना है कि किसका एक्सपेंशन ज़्यादा रेट से होगा। जिसका ज़्यादा रेट से होगा वही, से अगर कंटेनर ज़्यादा रेट से एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पानी का लेवल गिरेगा। और अगर कम ओर से हो रहा है तो वो चढ़ जाएगा और पानी गिरने भी लगेगा बाहर। तो अब इसमें कौन सा है, सोचो। हम्म,
देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो, जैसे मान लो ये तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है ना, ये तुम्हारा कंटेनर हो गया। हम ये मान लेते हैं कि कंटेनर्स का ये वाला हाइट उतना नहीं बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगा, पूरा ये सरफेस एरिया ये वाला बढ़ेगा। इस कंटेनर का ऐसा वॉल से तो वो पूरा एक्सपेंड होगा, तो ये ऐसे बाहर तरफ हो जाएगा, राइट। और ये वाला भी बढ़ेगा, तो इस तरीके से ये ओवरऑल बढ़ेगा, इसका सरफेस एरिया मतलब ये कुल मिला के बढ़ेगा, राइट। इसमें तो कोई कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो पहले तो सरफेस एरिया इंक्रीमेंट का अगर हम देखा जाए, सरफेस एरिया इंक्रीमेंट, सरफेस एरिया इंक्रीमेंट, सरफेस एरिया इंक्रीमेंट, डेल ए जो होगा वो ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई बीटा इंटू डेल टी पर होगा, राइट। हाँ, सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर अगर हम देखें कंटेनर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अगर हम लिख रहे हैं वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम अगर हम देखें तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, यहां पर ये हो जाएगा, हाइट तो उतना ही का उतना रहेगा और इतना एरिया बढ़ गया है उसका, इतना एरिया बढ़ गया, इस साइड में इतना एरिया बढ़ा है, सरफेस एरिया, फाइन। तो सरफेस एरिया बढ़ जाने के बाद ये वाला ओवरऑल ये एरिया बढ़ा है और उस एरिया से मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट आ जाएगा। ये आया तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीमेंट, और कितना हो जाएगा, ए एच ए बीटा इंटू डेल टी, ये आया तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीमेंट, फाइन। नाउ अगर हम बीटा की वैल्यूज डालें तो एच ए और बीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, डबल ऑफ इस, तो ये हो जाएगी 2 गामा डिवाइडेड बाई 3 डेल टी, ये हो जाएगा चेंज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, राइट। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब हम इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम इन अ कंटेनर निकालें, ठीक है ना। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड की बात करते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में डेल वी जो होगा वो किस हिसाब से बढ़ेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम गामा इंटू डेल टी। ओरिजिनल वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम लिखा रहने देते हैं। गामा का वैल्यूज कितना आया, गामा का वैल्यूज हो जाएगा 3 इंटू अल्फा और ये हो जाएगा डेल टी, राइट। अब इसमें से कौन सा चीज है जो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, ये ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है या ये ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है या लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, किसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट हायर है, हाँ पानी का। और अगर पानी का रेट ऑफ वॉल्यूम हायर है इसका मतलब रेस करेगा फॉल करेगा, रेस कर जाएगा, ठीक है ना। ठीक, इसको सॉल्व करके बोलो, इसका आंसर बोलो। किसका, सबका वैल्यूज दे रखी है, अल्फा ही निकालना है सबका, इजियर है, बोलो जल्दी से। वन बाई थाउजेंड, वन बाई, अल्फा का मतलब क्या होगा, सिंपली चेंज इन लेंथ डिवीजन बाय द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेल टी, जिसका ये वैल्यू ज्यादा होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
तो सबका वैल्यूज डाल के देख लो कौन सा आ रहा है, डेल एल बाई एल। ओके, इस वाले केस में आएगा 1 डिवीजन बाई 1000, इस वाले केस में आएगा 2 डिवीजन बाई 1000, इस वाले केस में आएगा 3 डिवीजन बाई डेल टी एल नॉट। ये 15 5 75, 750, और ये कितना होगा 4 डिवीजन बाई 25 दूनी 50, 500। अब इसमें से कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है? ये है आंसर। कौन सा आया जल्दी बोलो। अरे यार वैसे नहीं करना होता है सॉल्व, इसमें तुम टाइम लगा रहे हो। देखो साफ दिख रहा है कि सबसे कम डिनोमिनेटर किसमें है, इसमें। फाइन, और नोमिनेटर भी इसका सबसे बड़ा है। नोमिनेटर सबसे बड़ा है इस सबसे, और डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो इसका मतलब यही सबसे बड़ी संख्या होगी। नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा गया तुमने? या हम सबके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, तो बहुत आसान है ये सब पता लगाना। तुम इसमें कैलकुलेशन में लगे हुए हो, बताओ टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसका बोलो। When a copper ball is heated, the largest percentage increase in which? किसका परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा होगा? हाँ, वॉल्यूम का होगा, क्योंकि वॉल्यूम के में 3 अल्फा होता है, एरिया वाले में 2 अल्फा होता है, और डायमीटर्स तो वॉल्यूम डिवीजन बाय करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा सिंपली वॉल्यूम। अब इसका आंसर बोलो। Small gap is shown in the figure. On heating, what will happen to the size of gap? देखो हम जो एक्सपेंशन होता है उसको फोटोग्राफिक टाइप का एक्सपेंशन होता है। उसमें कैसा होता है, जैसे तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे हम फोटोज को जूम कर देते हैं ना, वैसे ही तुम इसको जूम कर सकते हो। और इसको जूम करके तुम्हें क्या लगता है क्या क्या बढ़ेगा? जो जो बढ़ेगा वही तुम्हारा एग्जैक्ट एक्चुअली में बढ़ता है। तो अब इसमें तुमसे पूछा है स्मॉल रिंग हैविंग द स्मॉल गैप in the in is shown in the figure on heating, what will happen? So answer it. गैप क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। जैसे ही हम इसका साइज बढ़ाएंगे, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट लिख लेना, यहां पर टर्म को लिख लेना, फोटोग्राफिक ग्राफिक इनलार्जमेंट। ऐसा नहीं होता है कि कहीं, क्योंकि तुमको लग सकता है कि जैसे ही ये इसको हम एक्सपेंड करेंगे इसका ये गैप फिल हो जाएगा। ये गैप तब फिल होगा जब हम इसको बाउंडेशन दें, कि हम इसको बढ़ने ना दें, बट ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। अगर रिस्ट्रिक्शंस होंगी देन पॉसिबल, बट अगर ये फ्रीली अलाउड है तो ये गैप बढ़ेगा। इसको बोलो कौन कौन सा डायमेंशन बढ़ेगा? बोलो। हाँ, तीनों बढ़ेगा सिंपली, और यहाँ ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है ना। जब हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एक्स भी फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट ये भी बढ़ेगा, और ये आर भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बढ़ा तो ये वाला गैप छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
इसीलिए जब हमें किसी चीज को अंदर डालना होता है तो हम सीधा उसको इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर। तो ऐसा थोड़ा सा ना, तो ये गैप ये कम हो जाएगा। हम अगर अंगूठी पहने हुए हैं और अगर हमें निकालना है और हम उसको गर्म करते हैं तो ये थोड़ा ना होगा तो वो छोटा हो जाए और तुम्हारे और हाथ में फंस जाए, ऐसा नहीं होगा ना। इसका आंसर बोलो। बाईमेटेलिक स्ट्रिप इज हीटेड। बाईमेटेलिक का मतलब क्या है? दो मेटल्स जुड़ी हुई है, एक मेटल ये हो गई है और एक मेटल ये हो गई है। ये मान लो तुम्हारा, दो मेटल के नाम बताओ, दो मेटल्स के नाम बताओ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। हाँ अब बोलो। अब इस वाले केस में अगर ऐसा है तो इन्होंने पूछा है क्या ऑप्शन हो सकते हैं। दो मेटल इस तरीके से जुड़ी हुई है, फाइन, दो इस तरीके से जुड़ी हुई है। शायद मैंने इससे संबंधित एक वीडियो भेजा था तुम्हें कल, बाई मेटेलिक का, बाई मेटेलिक स्ट्रिप का, किसका यूज होता है बहुत। अब इसमें बोलो क्या ऑप्शन लग रहा है तुम्हें। हाँ, ए। अच्छा, हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब होता है इस तरीके का शेप हो जाना है, ऐसा शेप हो जाना है या ऐसा शेप हो जाना। जैसे ये एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंड, अगर सिंपल एक वायर होता है तो वो सीधा एक्सपेंड होता है। अब ये कैसा एक्सपेंड होगा, ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। ओ, यहां पर हेलिक्स का मतलब ये वाला है। हेलिक्स स्प्रिंग तुमने देखी होगी, ऐसे ऐसे वाली जो स्प्रिंग्स होती है इस तरीके का, वैसा। कौन सा होगा? डी, बैंड इन अ फॉर्म ऑफ आर्क एंड मोर एक्सपेंडेबल मेटल इनसाइड। वो होगा क्या, देखो, मान लो, चूंकि अगर हमें डेटा तो एग्जैक्टली क्लियरली मुझे याद नहीं है, बट अगर हम ये मान लेते हैं कि कॉपर ज्यादा एक्सपेंड होता है और एल्यूमिनियम कम एक्सपेंड होता है, ठीक है ना। कॉपर ज्यादा, और ये इनके इनके थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू से आइडिया हो जाएगा कौन ज्यादा एक्सपेंड होता है कौन कम एक्सपेंड होता है, फाइन। अगर ये ज्यादा एक्सपेंड होता है और ये कम एक्सपेंड होता है तो क्या होगा। ये वाला ज्यादा एक्सपेंड होता है तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा, राइट। ये वाला कम एक्सपेंड होगा तो ये इधर कम ही रह जाएगा। तो ऐसा शेप तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो क्या डिजाइडेबल स्पीड होगा कि ये शेप ऐसा हो जाएगा आउटसाइड वाले का, ठीक है ना। अब नीचे वाला भी इधर हो जाएगा ऐसा। अब देखो, ये नीचे वाले का लेंथ कम है, ऊपर वाले का लेंथ ज्यादा है, और ये दोनों चिपके भी रहे तो शेप इस तरीके का हो जाएगा। अगर ये वाला ज्यादा एक्सपेंडेबल होगा तो ये शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, फाइन। तो उसमें क्या है कि दोनों का लेंथ भी जुड़ा, सब कुछ बना रहता है और वैसा हो जाता है। तो ये तिरछा हो जाएगा, इधर ऐसा होगा इधर ऐसा होगा, डिपेंडेबल चीज है कि कौन सा। इसमें ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बैंड इन द फॉर्म ऑफ आर विद मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड। तो जो भी एक्सपेंडेबल मोटर मेटल ज्यादा होगी वही तुम्हारी आउटसाइड होगी। तो आउटसाइड, यहाँ पर आउटसाइड कौन सा है, ये है, और यहाँ पर आउटसाइड कौन सा है, ये। तो एक्सपेंडेबल वाला आउटसाइड और जो कम एक्सपेंडेबल है वो इनसाइड, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे किस पर, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे किस पर, हीट ट्रांसफर। और इसी चैप्टर के कंटिन्यूशन में जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे।